नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। भोपाल से बड़ी खबर, हुक्का बार में पुलिस ने छापा मारा है। हुक्का बार में नाबालिगों को परोसा जा रहा था हुक्का, और इस हुक्का बार में बड़ी तादाद में लड़के लड़कियां भी जुटे हुए थे। शिकायत मिली पुलिस को, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। भोपाल के मालवीय नगर में एक होटल में हुक्का लॉन्ज चल रहा था और बड़ी संख्या में यहां पर युवक युवती इकट्ठा हुए थे। और बड़ी खबर यह भी है कि कई ऐसे नाबालिग थे जिन्हें हुक्का दिया जा रहा था। बहरहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। पुलिस को शिकायत मिली थी। आप देख सकते हैं भीड़ भी यहां पर मौजूद है। युवक युवती यहां पर हुक्का का आनंद उठा रहे थे और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। कुछ नाबालिग ऐसे भी थे जो कि यहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि नाबालिगों का हुक्का बार में प्रवेश प्रतिबंधित है। बावजूद उसके इन्हें प्रवेश दिया गया और प्रवेश के अलावा हुक्का भी इन्हें परोसा गया था। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के साथ पुलिस को जद्दोजहद भी करनी पड़ी है। कुछ ऐसे लोग जो वहां पर मौजूद थे और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उसका विरोध किया। भोपाल के मालवीय नगर में एक होटल में ये हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। बड़ी संख्या में यहां पर लड़के लड़कियां हुक्का पीते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की है और नियम जो हैं उसके मुताबिक सारे पेपर मांगे गए हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। वहां मौजूद लड़के लड़कियों से उनकी उम्र भी पूछी गई और बाद में फिर पुलिस ने एक कार्रवाई की है। ये इनके द्वारा जो सूचना दी गई थी इस पर पुलिस यहाँ पहुँची है और कुछ बच्चे बच्चियाँ यहाँ मिले हैं और हुक्का का सेवन करते हुए कुछ पाए गए थे। नाबालिग होने की पूरी संभावना है, तो विशेष किशोर इकाई को हमने बुला के बच्चे बच्चियों को उनके सुपुर्द किया है। अब आगे जो भी विधिक एस्पेक्ट होंगे उसके हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। विवेक, क्या है पूरी जानकारी? ये एक होटल है मालवीय नगर में, उसमें जो हुक्का लॉन्च था उस पर हिंदू संगठनों ने आज दबिश दी और उसके बाद जो है पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में हुक्का पीते हुए नाबालिग लड़कियों और लड़कों को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि नाबालिग है, पूरा बच्चों नाबालिग है, इसलिए के तहत जो भी प्रावधान होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है हुक्का लॉन्च से कुछ सामग्री बरामद की। हालांकि हिंदू संगठन ने ये आरोप लगाया था कि शराब भी परोसी जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि यहाँ पर शराब नहीं थी। लेकिन इस पूरे मामले में अब ये हिंदू संगठन जो है वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जितने भी हुक्का लाउंज है भोपाल में उन सभी पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदू संगठन का क्या रोल है इसमें? हिंदू संगठन जो है किसी की सूचना पर वहां पर पहुंचे थे, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद। उसके बाद उन्होंने हंगामा किया और हंगामा करने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो है पूरी स्थिति को संभाला और कार्रवाई की। नाबालिग भी सामने आ रहे थे, ऐसी कोई जानकारी मिली है? कितने नाबालिग थे? कुल 19 लोग जो है इस पूरे कार्रवाई की जद में आए हैं और जिसमें कई लड़के भी हैं और कुछ लड़कियां हैं। बताया जा रहा है कि जो लड़कियां हैं वो नाबालिग है और हिंदू संगठनों का जो आरोप है कि कुछ विशेष जो पंथी लोग जो हैं वो इन लड़कियों को लेकर यहाँ पर आए थे। ये हिंदू संगठनों का आरोप भी है। शुक्रिया आपका विवेक, जानकारी के लिए। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त की टीम इंदौर में प्रदीप खन्ना के बाईपास इलाके में स्थित बंगले पर मौजूद है और इस वक्त खन्ना दंपत्ति से पूछताछ भी की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने प्रदीप खन्ना को भोपाल और इंदौर के ठिकानों पर छापा मारा था और लाखों रुपए की संपत्ति और कैश भी बरामद उस वक्त हुआ था। अभी भी ये कार्रवाई जारी है।
उधर इंदौर में नकली फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है और 1000 से ज्यादा नकली फर्टिलाइजर के डिब्बे जब्त किए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में सप्लाई किया जाता था ये नकली फर्टिलाइजर। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल पूछताछ भी जारी है और क्राइम ब्रांच ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कब से ये गोरख धंधा चल रहा था। कल सील कर दिया गया था, तो आज फिर से जो है जो सामान है उसकी इन्वेंट्री हम लोग अभी बना रहे हैं। उसी कड़ी में सारी चीज़ों का जो भी होता है, क्या लगा है घर में, कौन कौन से सामान है, उस सब चीज़ों की इन्वेंट्री तैयार कराई जा रही है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एबीवीपी के छात्रों की समस्याओं पर उग्र प्रदर्शन हुआ है और डीन को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में छात्रों की फीस माफी, छात्रवृत्ति, छेड़छाड़ के मामले, गलत नियुक्ति समेत 8 मुद्दों का जिक्र किया गया था। कुछ दिन पहले एक छात्रा ने विभाग के डेमोन्स्ट्रेटर के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद भी मेडिकल प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। एबीवीपी के ज्ञापन में पैरामेडिकल विभाग में नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनके ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे उग्र आंदोलन करेंगे। मंदसौर की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में मंत्री हरदीप सिंह डंग तूफानी दौरे कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और इसी तरह की एक नुक्कड़ सभा में एक कांग्रेस नेता से बहस हो गई। रतनपुरा गांव में नुक्कड़ सभा के दौरान हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, जिस पर एक कांग्रेस नेता बहस करने लगा। डंग पर झूठ बोलने और धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। नोकझोंक भरने पर सुरक्षा कर्मियों ने कांग्रेस नेता को वहां से हटाया, जिसके बाद हरदीप सिंह डंग ने अपना भाषण पूरा किया। नोकझोंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के बाढ़ टूरिज्म वाले आरोपों पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। सीएम शिवराज ने सीहोर के शाहगंज में कहा कि जो लोग कमरों से बाहर नहीं निकले वो आज मुझ पर बाढ़ पर्यटन के आरोप लगा रहे हैं। सरकार संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि इलाकों का दौरा करने से सच्चाई पता चलती है और सीएम के आने से प्रशासन भी सजग रहता है। संवेदनशील सरकार है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बाढ़ टूरिज्म कर रहा है, बाढ़ पर्यटन कर रहा है। जो लोग कभी घरों से नहीं निकले संकट में, वो फूहड़ आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो जनता से जुड़े हैं, जनता ही अपनी जिंदगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले का दौरा करने पहुंचे। सीएम शिवराज ने शाहगंज इलाके में पीड़ित किसानों से मुलाकात की और बाढ़ बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की मदद का वादा किया। सीएम शिवराज ने कहा कि हमने तय किया है कि कुछ भी हो जाए, बाढ़ से इंसानों की जिंदगी नहीं जाने देंगे। सीएम ने कहा कि कहीं से भी कर्जा लेकर आऊंगा, लेकिन मुआवजा राहत दूंगा। आर्थिक संकट के बीच भी राहत तो देंगे हम, और इसलिए चाहे वो मकानों का नुकसान हो, सामान खराब हुआ, उसकी भी राहत राशि दी जाएगी। घर अगर कच्चे हैं और जर्जर हो गए, टूट गए, तो उनका भी पैसा दिया जाएगा। मवेशी अगर बह गए तो उनका भी देंगे। फसलें अगर खराब हुई है तो एक तो फसल बीमा योजना और दूसरे आरबीसी का, दोनों मिला के उस नुकसान की भरपाई कर देंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां घटिया चावल गरीबों को बांटे जाने के मामले में अब कार्रवाई हुई है। बालाघाट के जिला प्रबंधक को हटा दिया गया है। वहीं मंडला में संविदा पर नियुक्त इंस्पेक्टर्स को भी हटाया गया है। पूरे राज्य में गोदामों में रखे हुए चावल की अब जांच होगी। एफसीआई की टीम के साथ राज्य सरकार जांच करेगी और अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। घटिया चावल गरीबों को
बांटे जाने का यह पूरा मामला बालाघाट के जिला प्रबंधक को हटाया गया है। और आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला था क्या, जिसके बाद एक कार्रवाई हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में जानवरों को खिलाया जाने वाला चावल लॉकडाउन के दौरान गरीबों को बांट दिया गया। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुलासा हुआ है केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने दावा किया था कि किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, जिसके बाद गोदामों में भरा हुआ सबसे घटिया क्वालिटी का चावल आदिवासी इलाकों में मुफ्त में बांट दिया गया। शिकायत मिली कि चावल ठीक नहीं है, जिसके बाद केंद्र से आई एक जांच टीम ने मंडला और बालाघाट में चावल की गुणवत्ता की जांच की, जिसमें खुलासा हुआ कि चावल इंसानों के खाने लायक नहीं था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें बताया गया कि CJAL की लैब में परीक्षण के बाद ये पाया गया कि सभी नमूने न सिर्फ मानकों से खराब थे, बल्कि वो फीड 1 की श्रेणी के हैं, यानी कि ये चावल पशुओं को खिलाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां से सैंपल लिए गए वो मई जुलाई 2020 में खरीदी किए गए थे, जिसमें चावल ना सिर्फ पुराने हैं बल्कि घटिया भी हैं। इसके अलावा जिन बोरियों में इन्हें रखा गया था वो भी कम से कम 2 से 3 साल पुरानी हैं। खरीद से लेकर पूरे वितरण में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिसके बाद अब कार्रवाई भी हुई है। उपचुनाव में अब भगवान राम की भी एंट्री हो गई है। दरअसल बीजेपी के संभावित प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में रामशिला पूजन यात्रा निकाल रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने विधानसभा क्षेत्र सागर के सुर्खी में विधिवत पूजा पाठ करके रामशिला पूजन यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान उनका परिवार भी मौजूद रहा। 11 सितंबर तक करीब 300 गांवों में ये रथ यात्रा घूमेगी और 11 सितंबर तक ये आयोजन रखा गया है। 300 गांवों में ये रथ यात्रा जाएगी। भगवान राम की भी एंट्री, इसे चुनावी को देखते हुए चुनावी माहौल में लोग बता रहे हैं। ये रामशिलाएं पूरी विधानसभा में 11 दिन करीब 300 गांव में निकलेंगी। बड़ा ये हर्ष है लोगों में, बहुत खुशकिस्मत है हम लोग कि रामशिलाओं की चरण वंदना करने का हम लोगों को अवसर मिल रहा है। आज पूजन किया है और इसके बाद में दूसरी विधानसभाओं में भी ये रामशिलाएं भक्त लोग उनको आमंत्रित करेंगे तो वहाँ भी जाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी में 5 नए महामंत्रियों की नियुक्ति की गई, लेकिन इसको लेकर भी अब कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि एमपी बीजेपी में आजकल बीरबल की खिचड़ी पक रही है और उसका किचन दिल्ली में है। प्रदेश सरकार के मंत्री दिल्ली से तय हुए, उनके विभाग दिल्ली से तय हुए। बीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बने 6 महीने हो गए और अब उनकी टीम में 5 महामंत्री नियुक्त किए गए हैं और उनका नाम भी दिल्ली से तय किया गया है। 6 महीने में सिर्फ 5 महामंत्री नियुक्त कर पाए हैं। एमपी बीजेपी की पूरी टीम बीरबल की खिचड़ी की तरह कब तैयार होगी? वहीं इस पर पलटवार करते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी में जो भी फैसला होता है वो सामूहिक फैसला होता है, पार्टी निर्णय लेती है, लेकिन कांग्रेस में जो तय होता है वो एक व्यक्ति ही तय करता है। आजकल भाजपा में बीरबल की खिचड़ी पक रही है और इसका किचन है दिल्ली में। वहीं से मंत्री बन रहे हैं, वहीं से विभाग बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो रोज बात करती है बड़ी बड़ी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनने की, उसकी हालत ये है कि वो अपने महामंत्री भी नहीं चुन सकती। अभी 6 महीने में 5 महामंत्री बन पाए हैं। अब ये पूरी खिचड़ी कितने दिन में या कितने साल में पकेगी, उनका कार्यकाल पूरे होने तक बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी बीडी शर्मा जी के, ये तो भविष्य बताएगा। यहाँ पर जो भी निर्णय होते हैं वो संगठन के द्वारा होते, व्यक्तियों के द्वारा नहीं होते। तो संगठन की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में राज्य अपनी तरफ से नाम प्रस्तावित करता है और केंद्र की अनुमति लेके निर्णय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी तय हो रहा है वो पार्टी से तय हो रहा है, पर कांग्रेस में जो तय हो रहा है वो व्यक्ति तय कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अपने बारे में आत्मचिंतन करे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भोपाल में आए 3 तलाक के मामले में आरोपी फैज आलम अंसारी विदेश फरार हो गया है। आरोपी को पकड़ने के बाद के लिए पुलिस बेंगलुरु गई थी, लेकिन वो वहां पर नहीं मिला है। आरोपी 2 बच्चों के साथ विदेश चला गया है।
उसके पास सिंगापुर का वीजा है, इसलिए लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया गया। आरोपी पर कोई फिजा पुलिस ने 3,000 रुपए का इनाम भी रखा है। भोपाल नॉर्थ एसपी मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी को पकड़ने की हर संभव कोशिश की जाएगी। बेंगलुरु की लोकल पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले वीडियो कॉल पर 3 तलाक देने का मामला ये जो सामने आया था, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पीड़िता को न्याय दिलाने का भी भरोसा दिलाया था। साथ ही इस मामले में 19 अगस्त को एफआईआर भी हुई थी। 21 अगस्त को कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब आरोपी विदेश फरार हो गया है। थाना कोयफिजा में विवेचना जारी है। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस बेंगलुरु भी गई थी और पुलिस के द्वारा उन्हें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस के द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है और उसमें बाकी बेंगलुरु पुलिस को भी इस बारे में सूचना दे दी गई है। खबर उज्जैन से है। यहां एएसआई योगेश पांडे ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। वो डीआरपी लाइन में पदस्थ थे। 2 दिन पहले अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने थाने के बाहर हंगामा भी किया था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिक तौर पर जांच में जानकारी लगी है कि वो पारिवारिक कारणों से परेशान चल रहे थे। वहीं दूसरे पहलू पर भी गौर करें तो 2 महीने पहले एएसआई योगेश पांडे ने थाना माधव नगर के बाहर नशे की हालत में हंगामा किया था और मीडिया के सामने कहा था कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारी प्रताड़ित करते हैं। तभी से एएसआई योगेश पांडे को ड्यूटी से हटाते हुए लाइन अटैच कर दिया गया था। बॉडी पीएम के लिए भिजवाई गई है। पीएम के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कैसे उनकी मृत्यु हुई है। बाकी अभी जांच होगी तो उसमें और चीजें सामने आएंगी। छोटा सा ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।